इस शख्स यानी सैफ अली खान को 6 बार चाकू मारा गया था, मगर आखिरकार अब वो अस्पताल से बाहर आ गए हैं। मगर बड़ा सवाल, सैफ तो बाहर आ गए हैं, मगर सवाल बदस्तूर वही बने हुए हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर, कंगना रनौत की डब्बा फिल्म इमरजेंसी सुपर फ्लॉप हो गई है। जब आप कोई फिल्म प्रोपेगेंडा के लिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए बनाते हैं ना, तो इसका यही हश्र होता है। आज हम इन दो खबरों की बात कर रहे हैं और इन दोनों खबरों से जुड़े हुए हैं कुछ अहम मुद्दे। मगर सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं सैफ अली खान की। जी हां, वो सैफ अली खान जिन पर हमला करने वाला शख्स पकड़ा गया है, इसे एक बांग्लादेशी बताया जा रहा है। पुलिस ने यह भी कहा कि 5 महीने पहले यह शख्स जो है वो बांग्लादेश से आया था। मगर आज जो बड़ा सवाल, जो सबसे पहले मैं आपके सामने अपने मंच पर लेकर आया था, जो व्यक्ति सीसीटीवी पर पकड़ा गया था उसकी तस्वीर यह है, और जो व्यक्ति पुलिस ने पकड़ा था जिसे वो बांग्लादेशी बता रहे हैं, ये वो है। अब इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखिए, पूरे स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, इन दो तस्वीरों को। क्या इन दोनों की शक्लें आपको समान दिखाई देती हैं? सैफ अली खान का हमलावर पकड़ा तो गया, मगर इस वक्त ढेरों सवाल इस वक्त हमारे सामने हैं। और दुख की बात यह है कि सैफ अली खान के अस्पताल से बाहर निकलने के बाद उन तमाम सवालों को एक बार फिर दबा दिया गया है। मगर पत्रकार होने के नाते बहुत जरूरी हो जाता है कि इन सवालों को लगातार पूछा जाए कि उनका सीधा नाता मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। बड़ा प्रश्न यह कि अगर बांग्लादेशी मुंबई में घुसकर मुंबई की हाई प्रोफाइल बांद्रा में फिल्मी सितारों पर हमला बोल रहे हैं, 6 बार उन्हें चाकू से मार रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? पिछले 2.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। कितने लोगों ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मुद्दे पर कटघरे में रखा? बड़ा प्रश्न, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जाकर चुनावी प्रचार करती है। प्रधानमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों को आतंक बताते हैं, यह तक कहते हैं कि आपकी बेटियां जो हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे दी जाएंगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस पर बवाल करते हैं, ये कहते हैं अब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि हमें आप पश्चिम बंगाल में सत्ता में पहुंचा दीजिए, 2026 में घुसपैठ बंद हो जाएगी। जबकि आप सब जानते हैं कि सीमा पर सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर राजनीति करना, मगर एक आसान से सवाल का जवाब नहीं देना कि आखिर क्या वजह है कि 5 महीने पहले यह व्यक्ति जो है वो भारत में घुसता है, कैसे घुसता है, और फिर यह हमला बोलता है। सैफ के अस्पताल से बाहर आने के बाद क्या हम इन सवालों को भूल जाएंगे? क्या इन सवालों पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा झारखंड चुनाव ही नहीं, इस वक्त जब दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, तब भी इसकी चर्चा बदस्तूर जारी है। आखिर हम इन मुद्दों को आसानी से कैसे भूल सकते हैं? यह सवाल उठाए जाएंगे ना कि क्या यह देश के गृह मंत्री अमित शाह की नाकामी है? यही सवाल उद्धव सेना ने भी उठाए थे कि क्या वजह है कि आसानी से बांग्लादेशी जो हैं अब वो मुंबई महानगरी में अपने पैर पसार रहे हैं। अगर यह सच है तो, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुंबई के बांद्रा में सैफ अली खान पर हमला होता है, और क्या आप जानते हैं कि दिल्ली चुनावों से ठीक पहले यहां दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सख्त फरमान जारी कर दिए गए हैं? क्या इस तरह से सरकार काम करती है? मुंबई में एक हमला होता है और उसके बाद आप यहां दिल्ली में उसको लेकर कार्रवाई करते हैं, और क्या यह कार्रवाई सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है? सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार प्रचार करती रहती है, उसको लेकर भाजपा अपने बिछाए गए जाल में बुरी तरह से फंस गई है। क्या आप देश के गृह मंत्री अमित शाह इन आसान से सवालों का जवाब देंगे कि मुंबई के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी क्या कर रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में तो भाजपा गठबंधन की सरकार है ना। सीमाओं पर पहरा देश के गृह मंत्री के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय आता है और उससे जुड़ी जो बीएसएफ या अर्धसैनिक बल हैं वो हैं, तो क्या हम इन सवालों को भूल जाएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न, मुंबई का बांद्रा, यह तीसरा बड़ा हमला है। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर अंडरवर्ल्ड की गोलीबारी।
बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर सैफ अली खान पर हमला, वो भी एक हाई प्रोफाइल जोन में, हाई सिक्योरिटी जोन में। क्या मुंबई की कानून व्यवस्था चरमरा रही है? और अगर चरमरा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन जवाबदेह है? आखिर क्या वजह है कि साबरमती जेल में बैठा एक अंडरवर्ल्ड डॉन इतनी आसानी से फरमान जारी करता है और सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी होती है, बाबा सिद्दीक को मौत के घाट उतार दिया जाता है? और सबसे बड़ी बात, बाबा सिद्दीक की हत्या के मामले में अब तक महाराष्ट्र पुलिस ने या मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ तक नहीं की है। ये सवालात हैं दोस्तों। मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर, लॉरेंस बिश्नोई का रहस्यमय किरदार, बांग्लादेशी घुसपैठी, अगर वो एक नासूर बनते जा रहे हैं तो सरकार जवाब देना कि नासूर क्यों बन रहे हैं। या ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठी सिर्फ बहाना है, आपको अपनी राजनीति चमकाना है। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठी इतनी बड़ी राजनीतिक समस्या नहीं है, मगर चूंकि आपको बवाल पैदा करना है, क्योंकि आपको उनके नाम पर एक हवा क्रिएट करना है, तो आप ये सब कर रहे हैं। बताइए ना, ऐसा कैसे हो जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड से लेकर मुंबई तमाम जगहों पर बैठे हुए हैं और आतंक मचा रहे हैं? आपके शब्दों में, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा कैसे हो जाता है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना का तख्ता पलट हो जाता है और भारत चुपचाप देखते रहता है? ऐसे कैसे हो जाता है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होते हैं, उनके घरों पर हमले होते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक भी सख्त बयान जारी नहीं करते हैं? क्या वजह है बताइए? क्या वजह है कि इन मुद्दों पर हम अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं? मैं फिर कह रहा हूं, सैफ सुरक्षित बाहर आ गए हैं, मगर इन सवालों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस देश का नागरिक होने के नाते इन सवालों को लगातार पूछा जाएगा। अगर बांग्लादेशी घुसपैठी इस देश के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, सुरक्षा को लेकर अगर एक उसको लेकर सवाल है, तो क्यों है? अगर नहीं है तो क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए कर रही है? आखिर मुंबई की बांद्रा की सुरक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा रही है? इत्तेफाक एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार नहीं होता। क्या मुंबई 1990 से 93 के बीच में जो अंडरवर्ल्ड का दबदबा था, उस दौर की ओर बढ़ रही है? या फिर 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का जो आतंक था, जिसमें गुलशन कुमार को मौत की घाट उतार दिया गया था, क्या हम उस दौर में प्रवेश कर गए हैं? यह सवाल पूछा जाएगा और हम इन सवालों से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये घटनाएं होती है ना दोस्तों, इससे जो अराजक तत्व हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यह सरकार नहीं कर रही, यह सरकार अपराधी और अपराधी का फर्क देखती है। यानी कि कुछ अपराधी तो देशभक्त हैं और कुछ अपराधी एंटी नेशनल। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अपराधी अपराधी होता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है, और सब पर आपको सख्त कार्रवाई करनी होती है, क्योंकि ये तमाम लोग इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक कड़ी चुनौती हैं और हम इन मुद्दों से नहीं बच सकते। इसीलिए आज मैं आपके सामने यह सवाल खड़ा कर रहा हूं कि सैफ तो बाहर आ गए, मगर क्या हम इन सवालों को भूल जाएंगे? दूसरा मुद्दा, और इसका भी नाता जो है वो महानगरी से है, बात भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनौत की इमरजेंसी की। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं, फिल्म जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। इसका बजट जो है कई जगहों पर 60 करोड़ बताया जा रहा है, कई जगहों पर 80 करोड़, और यह फिल्म 15 करोड़ से ज्यादा नहीं कमाने वाली है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूं कि पहले दिन से लेकर आज यानी वेडनेसडे तक इस फिल्म ने कितनी कमाई की है, मंगलवार तक, क्योंकि मंगलवार तक का फाइनल आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है। कंगना के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहले दिन फिल्म ने 2.5 करोड़ की कमाई की, दूसरे दिन 44% का उछाल आया और फिल्म ने 3.6 करोड़ की कमाई की। उसके बाद अगले दिन 18% का उछाल आया, फिल्म ने संडे को कमाई की 4 करोड़ 25 लाख। मगर चौथे दिन आते आते फिल्म की हैसियत, उसकी औकात पता चल गई। मंडे को फिल्म में करीब
78%, 78% की गिरावट आती है और फिल्म ने कमाई की 1 करोड़ 5 लाख। मंगलवार को इसकी सेहत में हल्का सा सुधार हुआ और फिल्म ने कमाए 1 करोड़ 7 लाख। यानी कि अब तक इस फिल्म ने कमाए हैं 12 करोड़ 47 लाख। और आप जानते हैं फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ से 80 करोड़ है। उस आंकड़े तक पहुंचना कंगना की इस फिल्म के लिए नामुमकिन है। अब आप सवाल करेंगे, क्या यह फिल्म अच्छी है, क्या यह फिल्म बुरी है? तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह फिल्म मैंने अभी तक नहीं देखी है। क्यों नहीं देखी है? क्योंकि यह मेरा उसूल है कि जब भी कोई फिल्म पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के जरिए सामने उभर कर आएगी तो मैं उसे सिर्फ टेलीविजन पर देखूंगा। मैं सिनेमा हॉल जाकर अपने पैसे बर्बाद नहीं करने वाला हूं। यही वजह है कि चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला स्टोरी हो, या फिर अब इमरजेंसी, या इससे पहले जो तमाम वो जो नफरती फिल्में आई थी, जेएनयू, द बस्तर स्टोरी, इन तमाम फिल्मों को, साबरमती रिपोर्ट, इन तमाम फिल्मों को मैंने नहीं देखा क्योंकि ये फिल्में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। आप मुझे बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की चर्चा हो रही है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। कुछ पत्रकारों ने अपने मंच पर उसे जगह दी है। मैं नहीं जगह देने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल वो आम आदमी पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और मेरे इस मंच पर अगर मैं फिल्मों का रिव्यू करूंगा तो उन्हीं फिल्मों का रिव्यू करूंगा जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से जुदा है। इमरजेंसी एक फिल्म के तौर पर क्यों पिट गई, इस पर मैं अपनी राय फिल्म देखने के बाद ही दूंगा, मगर कुछ चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इमरजेंसी का मकसद जो है कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन गया था। कंगना लगातार इस फिल्म के जरिए गांधी परिवार पर हमला बोल रही थी। वो कभी प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में अनर्गल बातें करती थी और राहुल गांधी के बारे में तो उन्होंने तमाम हदें पार कर दी थी। आपको याद होगा उन्होंने राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट तक बताया था। याद कीजिए, संसद के अंदर खड़े होकर उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की एक फोटोशॉप तस्वीर का भी इस्तेमाल किया था। इस तरह से बातें हो रही थी, ये कर रही थी कंगना। और फिर कंगना ये उम्मीद करती हैं कि उनकी फिल्मों को लोग एक फिल्म की निगाह से देखेंगे, क्योंकि जब आपके लिए एक फिल्म का मकसद सिर्फ नफरत और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तक वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं होगी या लोगों के दिल को नहीं छुएगी, फिल्म काम नहीं करने वाली है। अफसोस की बात यह है कि इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे कलाकार थे जो बेहतरीन कलाकार होने के बावजूद आज की तारीख में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार बन गए। कंगना आपके सामने मिसाल हैं, इनकी मैं चर्चा कुछ देर बाद करूंगा। अनुपम खेर, एक बेहतरीन अभिनेता, एक जमाने में मेरे पसंदीदा अभिनेताओं में से एक, मगर आज कितने दुख की बात है कि यह व्यक्ति सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट बनकर रह गया है। याद कीजिए 2014 से पहले यह व्यक्ति निर्भया कांड पर भी बयान देता था, यह व्यक्ति पेट्रोल के बढ़ते दामों पर भी अपना बयान देता था, मगर 2014 के बाद इस व्यक्ति ने इस देश की समस्याओं पर बोलना बंद कर दिया और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार का हिस्सा भी बन गया। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, मेरा, रवीश का, नवजोत सिंह सिद्धू का और प्रशांत भूषण का नंबर वायरल कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे ने, जिसका नाम शायद कुछ पांडे वांडे था, इसने हमारे नंबर को वायरल कर दिया था और यह कह रहा था कि ये लोग सब देशद्रोही हैं। करीब 60 घंटे तक हमारा फोन बजता रहा। हम पुलिस से गुहार लगा रहे थे। कुछ लोगों ने हमारे परिवार को धमकी भी दी। यह बात अलग है कि उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कम से कम 4 लोगों को मैंने जेल भिजवाया था। तब मैं नहीं भूला हूं, अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ लोग इस मुद्दे पर रुदाली कर रहे हैं, मगर हमें मौका मिलना चाहिए अपने गुस्से का इजहार करने के लिए। इस तरह की वाहियात बातें व्यक्ति कर रहा था, जबकि लोग कॉल करके हमारे परिवार को धमकी दे रहे थे। यह व्यक्ति एक नफरत का जरिया बन गया था। सरकार से उस वक्त यह सवाल पूछना गुनाह हो गया था कि अगर पुलवामा हमला हुआ है तो यह इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, क्या वजह है, क्यों हमारे 40 जवानों को बख्तरबंद गाड़ियां नहीं मिली,
बुलेट प्रूफ गाड़ियां नहीं मिली। क्या वजह है कि पुलवामा हमले से पहले कम से कम 11 चेतावनियां आई थी कि ऐसा हमला हो सकता है। मैं नहीं भूला हूं, संसद के अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से भी पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि कश्मीर में एक बड़ा हमला हो सकता है, मगर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया था। इन सवालों को पूछने के बजाय उन पत्रकारों पर निशाना साधा जा रहा था जो सत्ता से गंभीर सवाल कर रहे थे, और तब मुझ पर और रवीश पर निशाना साधा गया था। तब यही अनुपम खेर जो है उन गालीबाजों के पक्ष में सामने उभर कर आया था। प्रॉब्लम यही है इमरजेंसी के साथ। और फिर खुद अगर हम कंगना की बात करें, याद कीजिएगा दोस्तों, कंगना ने किस तरह से हमारे किसानों का अपमान किया था, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि आपको 2002 के गुजरात दंगों का अपना रूप दिखाना चाहिए था, जिसमें सैकड़ों मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन्होंने किसानों को जो आंदोलन कर रहे थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई थी। इस तरह से ये महिला जो हैं, ये अभिनेत्री, ये सांसद हमारे किसानों का अपमान कर रही थी। और यही वजह आपको याद है, चंडीगढ़ के एक एयरपोर्ट में CISF की इस जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा था। कंगना लगातार इस तरह से नफरती बातें करती रही, और यही वजह है कि उनकी फिल्म को पंजाब में नहीं दिखाया गया। मेरे हिसाब से यह गलत है। फिल्म पर कभी भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, फिल्म को दिखाया जाना चाहिए। मगर क्या कंगना आत्ममंथन करेंगी? क्या वजह है एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के बावजूद आप आज की तारीख में एक नफरत का प्रतीक बनकर रह गई हैं? क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता और सांसद बने रहने के लिए आपके दिल में इतनी नफरत है? क्या वजह है? क्या इन सवालों का जवाब दिया जाएगा? यही वजह है दोस्तों कि आज मैं इमरजेंसी की चर्चा कर रहा हूं, इस फिल्म की चर्चा कर रहा हूं, हालांकि मैंने इसे नहीं देखा है। मगर जो मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं सब तथ्यों के आधार पर हैं। इमरजेंसी बुरी तरह से पिट गई है, कोई देखने नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ सैफ बाहर तो आ गए हैं, मगर उनके बाहर आने को लेकर, उनके हमले को लेकर ढेरों सवाल हैं, और उन सवालों से हम नहीं बच सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।